हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जो कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। परमेबिलिटी का डेफिनेशन, उसका पर्पस क्या होता है, और डार्सीज लॉ देखा था हमने, फ्लो नेट के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को किस किस मेथड के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि लैब मेथड है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, और सेकेंड है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को। तो फर्स्ट है ग्रेन साइज, जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो अफेक्ट करता है। सेकेंड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोर फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अफेक्ट करेंगी। थर्ड है वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल, सॉइल में जो वॉइड्स है उसके कारण जो अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द सोल पार्टिकल्स, जो उसका अरेंजमेंट है वो अफेक्ट करेगा। एंट्रैप्ड एयर एंड फॉरेन मैटर, ये अफेक्ट करेगा कि एयर कंटेंट कितना है। एब्जॉर्ब वाटर इन क्लासी सॉइल, जो सॉइल है उसमें कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है। तो ये सारे चीज़ें अफेक्ट करती हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को। चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं हम। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स। परमेबिलिटी वेरीज अप्रॉक्सीमेटली एज द स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो पार्टिकल का जो ग्रेन साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर है। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके शेप और साइज़ के। जैसे कि हम इसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी शो कर सकते हैं, k इज इक्वल्स टू सी इंटू D10 का स्क्वायर। यहाँ पर D10 क्या है, इफेक्टिव डायमीटर है सेंटीमीटर में, और K जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। C कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये देखिए जो K है वो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। D10 उसके डायमीटर को शो करता है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर परमेबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी इंक्रीज होगा। मतलब कि साइज़ अगर ज़्यादा है तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंक्रीज होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोर फ्लूइड। जो पोर फ्लूइड है उसके कारण कैसे इफेक्ट पड़ता है। द परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स विस्कोसिटी। मतलब कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है उसका वेट और उसकी विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी यूनिट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब हम इसको इस फॉर्मूले से भी शो कर सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, मतलब गामा W, और K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। ठीक है, तो ऐसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आंसर में। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है इफेक्ट ऑफ वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम स्मॉल ई से शो करते हैं। द इफेक्ट ऑफ वॉइड रेशियो ऑन the values of permeability can be expressed as void ratio is directly proportional to the coefficient of permeability is directly proportional to the void ratio। मतलब K is directly proportional to void ratio। ठीक है, तो इसको हम ये जो सारे फॉर्मूलेस हैं ना एक्सपेरिमेंट के दौरान हमको मिले हैं, तो हमको इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू C1 E1 क्यूब अपॉन 1 प्लस E1 डिवाइडेड बाई C2 E2 क्यूब अपॉन 1 प्लस E2। ये जो फॉर्मूलेज हैं ये टेस्ट के दौरान हमको जो रिज़ल्ट मिला है उससे उसका हम यूज़ डायरेक्टली यहाँ पर करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड स्ट्रेटिफिकेशन। द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स में वेरी एट द सेम वॉइड रेशियो। अब जो उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, मतलब पार्टिकल उसमें किस पैटर्न में जमे हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ डिपोजिशन और कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल। अब ये किस पर डिपेंड करेगा कि कॉम्पैक्शन का मेथड हमने कैसा यूज़ किया है,
डिपोजिशन का कैसा मेथड हमने अप्लाई किया है, तो इससे ये वेरी करेगा। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड अदर फॉरेन मैटर्स। द परमेबिलिटी इज ग्रेटली रिड्यूस्ड इफ एयर इज एंट्रैप्ड इन द वॉइड्स, thus रिड्यूसिंग इट्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर वॉइड्स में एयर प्रेजेंट होता है तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है, जो एस की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो इससे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी अफेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ है इफेक्ट ऑफ absorbed water. The absorbed water surrounding the fine soil particle is not free to move. जो जैसे ये सॉइल का पार्टिकल है, एब्जॉर्ब मतलब कि इसके सरफेस में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, सरफेस में है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो जो वाटर उसके सरफेस में प्रेजेंट है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। एंड रिड्यूस द इफेक्टिव पोर स्पेस अवेलेबल फॉर दिस पैसेज ऑफ वाटर। तो ये क्या करता है, जो वाटर का पैसेज है इसको वो रिड्यूस कर देता है। इफेक्टिव पोर स्पेस मतलब जो उसमें वॉइड प्रेजेंट होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि सरफेस में वाटर प्रेजेंट है तो वो उसको पैक कर देता है, तो वॉइड्स जो होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अफेक्ट होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब इसमें तीन मैथड्स हैं। फर्स्ट है लैब मेथड, नेक्स्ट है फील्ड मेथड, और थर्ड है इनडायरेक्ट मेथड सरफेस। जिसमें फर्स्ट हमको पढ़ना है लैब मेथड में दो मेथड होते हैं, दो टेस्ट होते हैं, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट और फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। दोनों लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। और फील्ड टेस्ट है पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट। और इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन फ्रॉम ग्रेन साइज ऑफ स्पेसिफिक सरफेस, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी टेस्ट और कंसोलिडेशन टेस्ट डाटा। ठीक है, तो इसका नाम भी अगर हम नाम याद कर लेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम पूछता है फील्ड मेथड और इनडायरेक्ट मेथड सरफेस मेथड। लैब मेथड हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। देख कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, चलिए इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं। द कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज अ लैबोरेटरी टेस्ट कंडक्टेड टू डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का परमेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए लैबोरेटरी टेस्ट जो है वो है हमारा कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द सॉइल दैट आर सुटेबल फॉर ग्रेवल और सैंड। ये जो है फाइन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। सॉइल विथ सिल्ट कंटेंट कैन नॉट टेस्टेड विद दिस मैथड। जैसे मैंने बताया फाइन ग्रेन सॉइल इज नॉट अलाउड इन दिस मैथड। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर फ्लोज फ्रॉम द ओवर हेड टैंक कंसिस्टिंग ऑफ 3 ट्यूब्स। जब वाटर ओवर हेड टैंक में फ्लो हो रहा होता है तब उसको 3 ट्यूब से कनेक्ट किया जाता है। फर्स्ट होता है इनलेट ट्यूब, सेकेंड है ओवरफ्लो ट्यूब और आउटलेट ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है द कांस्टेंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसे हम आई से शो करते हैं। इस मेथड में भी डार्सीज लॉ अप्लाई किया जाता है। क्या होता है डार्सीज लॉ? डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, या फिर Q इज इक्वल्स टू के आई ए। ठीक है, आई जो कि होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, कॉजिंग द फ्लो इज द हेड H, that is the difference in the water level of the overhead and bottom tank. ओवरहेड टैंक और बॉटम टैंक का जो वाटर के लेवल का जो डिफरेंस है उसे हम H से डिनोट करते हैं, स्मॉल h डिवाइडेड बाई L ऑफ द सैंपल। मतलब कि क्या बोल रहा है, I इज इक्वल्स टू H अपॉन L। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखो डायग्राम, ये हमारा वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक है, ये इनलेट है। ठीक है, यहाँ से ये इस से कनेक्टेड है, ये आउटलेट है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पोरस डिस्क लगा हुआ है, पोरस डिस्क लगा हुआ है, ये सॉइल, इस टैंक में वाटर एंटर होगा, देन ये इसमें एंटर होगा, तो स्क्रीन से होता हुआ, स्क्रीन के बाद ये सॉइल के सैंपल से होता हुआ इस वाटर टैंक में कलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, देखिए जैसा कि इस ये जो दिख रहा है पूरा कंटेनर, इसे 2 ट्यूब कनेक्टेड होंगे। ठीक है,
एक इस हेड में, एक इस हेड में, इसको हम बोलते हैं एल। मतलब कि सॉइल स्पेसिमेन का जो हाइट है उसे हम एल से शो करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो वाटर इस लेवल तक है और यहाँ पर जो वाटर इस लेवल तक है, इसका जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं एच। ठीक है, मतलब डिफरेंस इन वाटर हेड इज डिनोटेड बाय स्मॉल एच। अब आगे देखते हैं हम। इफ़ द लेंथ ऑफ द सैम्पल इज़ लार्ज, अगर हम ये मानते हैं कि जो हमारा सैम्पल है मतलब कि उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, द हेड लॉस्ट ओवर अ लेंथ ऑफ स्पेसिमेन इज़ मेजर्ड बाय इंसर्टिंग पिजोमेट्रिक। तो हम हेड लॉस जो हो रहा है वो हम पिजोमेट्रिक ट्यूब से मेज़र करेंगे। इफ़ Q इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ फ्लो इन अ टाइम इंटरवल T, मतलब कि डिस्चार्ज हो रहा है एक किसी टाइम इंटरवल T में, तो हम डार्सीज लॉ अप्लाई करते हैं। क्या होता है डार्सीज लॉ? Q इज इक्वल्स टू KIA, ठीक है, और स्मॉल q इज इक्वल्स टू Q/T, ये भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये Q इज इक्वल्स टू Q/T है, इज इक्वल्स टू KIA। तो क्या हम K इज इक्वल्स टू Q/T अपॉन IA लिख सकते हैं? ठीक है, अब हमको पता है कि I इज इक्वल्स टू होता है H/L, तो हम लिख दिए, पुट कर दिए, तो हमको फाइनली K की वैल्यू मिली है K इज इक्वल्स टू QL/THA। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। When steady state of flow is reached, the total quantity of water Q in the time t collected in a measuring jar। जैसे ही जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो लेमिनार स्टेट में पहुंचता है, एक स्टेडी स्टेट में पहुंचता है, तो टोटल जो क्वांटिटी है वाटर की जो कि कलेक्ट हुई है मेजरिंग जार में, उसको हम मेज़र कर लेते हैं। इससे हमको परमेबिलिटी सॉइल की पता चल जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, जो कि लेबोरेटरी मेथड का सेकेंड मेथड है। देखते हैं ये क्या होता है। द कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल ओनली वेयर अ रीजनेबल डिस्चार्ज कैन बी कलेक्टेड इन अ गिवन टाइम। मतलब कि ये जो मेथड है, देखिए जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, तो फॉलिंग हेड टेस्ट किसके लिए होगा? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। However, the falling head test is used for relatively less permeable soils where the discharge is small, मतलब कि clayly soil. Show the diagrammatical representation of a falling head test arrangement। आप इस नेक्स्ट स्लाइड के बाद हमको एक डायग्राम दिखेगा तो उससे हमको और क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अ स्टेन पाइप ऑफ नोन क्रॉस सेक्शन एरिया इज फिटेड ओवर द पेरीमीटर। एक पेरीमीटर होगा जिसे एक पाइप कनेक्टेड होगा एंड वाटर इज अलाउड टू रन डाउन, जो कि वाटर को टैंक में अलाउ करेगा। द वाटर लेवल इन द स्टेन पाइप कॉन्स्टेंटली फॉल्स एज वाटर फ्लो। जैसे जैसे वाटर उसमें एंटर करते जाएगा वो नेक्स्ट कंटेनर में फिल होता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन आर स्टार्टेड आफ्टर स्टडी स्टेट ऑफ फ्लो हैज़ रीच्ड। ऑब्जर्वेशन हम स्टार्ट कर देंगे जैसे ही वो स्टडी स्टेट में पहुंचता है। द हेड एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू द डिफरेंस इन वाटर लेवल इन द स्टेन पाइप एंड बॉटम ऑफ द टैंक। जैसा कि हमने प्रीवियस मेथड में देखा था कि एच क्या होता है, डिफरेंस होता है दो वाटर हेड में, वाटर के लेवल में। लेट H1 एंड H2 बी हेड्स एट टाइम इंटरवल T1 एंड T2। तो एक H1 हेड मिला हमको T1 टाइम में और H2 हेड मिलेगा T2 टाइम में रिस्पेक्टिवली। लेट H बी द हेड एट एनी इंटरमीडिएट टाइम इंटरवल T। तो हमें कंसिडर कर लेते हैं कि एक कुछ H हेड मिला है जो कि एक इंटरवल ऑफ टाइम T में मिला है। माइनस DH बी द चेंज इन दी हेड इन अ स्मॉलर टाइम इंटरवल DT। मतलब कि जो वाटर जो हाइट है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जिसे हम माइनस DH से शो करेंगे एक इंटरवल टाइम T में। माइनस साइन हैज़ बीन यूज सिंस H डिक्रीजेस एट टाइम T इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रॉम डार्सीज लॉ द रेट ऑफ फ्लो Q इज गिवन बाय। देखिए हमको पता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल Q/T। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि
डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्मॉल q इज इक्वल्स टू KIA, ठीक है, Q इज इक्वल्स टू KIA और Q इज इक्वल्स टू Q/T भी होता है। तो T को हम DT से शो करते हैं कि स्मॉल सेक्शन के लिए, और डिस्चार्ज को हम लिखते हैं हेड इनटू एरिया। तो H को -DH से शो करते हैं, ठीक है, अपॉन DT। I वेयर I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो I इज इक्वल्स टू हम क्या IH अपॉन L लेते हैं, तो I की जगह प्लेस कर देते हैं यहाँ पर H/L, तो ये मिल जाएगा इज इक्वल्स टू -DH अपॉन DT इंटू A। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर DT को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, और इस A को भी हम इधर भेज देते हैं, तो ये ऊपर है नीचे आ जाएगा AK अपॉन AL इंटू DT इज इक्वल्स टू -DH अपॉन H। अब बोथ साइड हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग बिटवीन टू टाइम लिमिट वी गेट, देखिए कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, dt इज इक्वल्स टू माइनस बाहर आ जाएगा H1 टू H2 DH अपॉन H। तो इसे इंटीग्रेशन होगा तो हमको ये टर्म मिलेगा 1 अपॉन H log H, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो H1 अपॉन H2, डिनोटिंग T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T। तो हमको मिलेगा K इज इक्वल्स टू AL अपॉन AT log E H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू 2.3 AL AT log H1 अपॉन H2। 2.3 जो नंबर है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ऐसे हम फॉलोइंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट के लिए कंप्लीट फॉर्मूला फाइनल हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन तो हमको बनता ही होगा, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर T है तो dt का T हो जाएगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा T2 माइनस T1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेम यहाँ पर भी क्या होगा 1 अपॉन H का क्या होगा log H, तो log H आएगा तो H की जगह में लिमिट अप्लाई करते तो H2 माइनस H1, तो ये हो जाएगा H2 अपॉन H1, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम। The laboratory observation consists of measurement of the heads H1, H2 at two chosen time interval T1 and T2। हम H1 और H2 का कैलकुलेशन करते हैं एक टाइम इंटरवल T1 और T2 में, जो कि T2 ग्रेटर देन होता है T1 से, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम देखेंगे। अब देखिए जैसे ये डायग्राम है जिसमें हमको एक पाइप नज़र दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं वाटर स्टैंड पाइप, जिसका एरिया एक स्मॉल a है, ठीक है। स्टार्टिंग में H1 की हाइट यहाँ से यहाँ तक की है। यहाँ पर एक फनल अटैच किया जाता है ताकि पानी इसमें एंटर कर सके, ठीक है। अब जैसे ही वाटर इसमें एंटर करेगा फनल के थ्रू, तो स्टार्टिंग में इसकी हाइट H1 है, लेकिन कुछ टाइम T2 पर इसकी हाइट हो जाएगी H2, क्योंकि वाटर नीचे डाउन होता जाएगा और ये स्पेसिमेन सॉइल जिसमें फिल है वहाँ से ये एक मेजरिंग जार में कलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। इस जो सॉइल स्पेसिमेन है उसकी हाइट है L लेंथ है उसकी, और यहाँ पे एक वॉल्व अटैच होता है, ठीक है, जिसको हम रिलीज़ करते हैं ताकि वाटर स्पेसिमेन में एंटर कर सके। अब अगर मान लो हमारा जो स्पेसिमेन है वो बहुत लार्ज है तो हम लोग पिज़ोमेट्रिक के थ्रू हम परमेबिलिटी मेज़र करते हैं, ठीक है। आई होप ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि वाटर का जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, तो हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं dt टाइम में, उसकी हाइट कुछ -dh हुई है, ठीक है। तो इसको अगेन हम डेरिवेशन में देखते हैं। देखिए हमारा डेरिवेशन ये है, तो यहाँ पर हमारी लिमिट है H1 टू H2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। अगर हमको साइन को हटाना है तो ये क्या हो जाएगा H2 और H1, तो हमको कैसे मिलेगा 1 अपॉन H क्या होता है log H, मतलब कि log H1 माइनस H2, फिर हमको ये टर्म मिलेगा। फॉर्मूला होता है log H1 माइनस log H2 इज इक्वल्स टू log H1 अपॉन H2। आई होप अब ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम
नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।